तो इस पोएम को कंटिन्यू करते हैं, फोर्थ स्टैंजा को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले 3 स्टैंजास को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, या इस पोएम के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, तो सबसे पहले उसको देख लेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फोर्थ स्टैंजा कहता है, अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। अननोन का अर्थ है अज्ञात, अनजान, अपरिचित, और वेल नोन का अर्थ हुआ भली भांति ज्ञात, भली भांति परिचित। तो अननोन का अर्थ है जिसे हम नहीं जानते हैं, और वेल नोन का मतलब ठीक उसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। यहां उस स्थान के बारे में बात की जा रही है जिसके बारे में हम लोगों ने थर्ड स्टैंजा में पढ़ा। वह स्थान जहां तोरू दत्त के दिवंगत भाई बहन पहुंच गए हैं मृत्यु के पश्चात। उस स्थान को तोरू दत्त पहले तो अज्ञात, अपरिचित, अनजान कह रही है, फिर उसी पंक्ति में सेम लाइन में उसे वेल नोन भी कह रही है, भली भांति परिचित, जाना हुआ भी कह रही है। ऊपरी तौर पर या भौतिक रूप से हम नहीं जानते हैं मृत्यु के पश्चात मनुष्य कहाँ चले जाते हैं, लेकिन धार्मिक विश्वास के नजरिए से, आस्था की दृष्टि से, यदि हम क्रिश्चियनिटी के अनुसार, ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार देखें, तो तोरू दत्त की दिवंगत भाई बहन स्वर्ग लोक में चले गए हैं। यहां पर हम परस्पर विरोधी बातें देख रहे हैं, कॉन्ट्रेडिक्शन है। एक ही पंक्ति में दो विपरीत बात कही जा रही है। तो यहां जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वह है पैराडॉक्स। हम मानवीय ज्ञान से उस स्थान को नहीं जान सकते, लेकिन धार्मिक विश्वास के नजरिए से वह स्थान स्पष्ट रूप से परिचित प्रतीत होती है। जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में जाना था कि यह जो कविता है वह कैस्परिना ट्री से नहीं जुड़ा है केवल, बल्कि तोरू दत्त की जो मृत भाई बहन हैं उनकी यादों से भी जुड़ी हुई है यह कविता। और इस पंक्ति में हम देख पा रहे हैं कि मृत्यु के बाद जो आस्था आधारित अवधारणा है उसके मर्म को यह पंक्ति स्पर्श कर रही है। आह, आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे। आह या हिंदी में जैसे कहते हैं अरे, अपनी जो भावना है उसे व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेल का अर्थ है क्रंदन, विलाप, चीख चीख कर रोना। तोरू दत्त कह रही हैं कि अरे, मैंने उस विलाप को, उस क्रंदन को, उस चीख को बहुत दूर दूर के स्थानों पर भी सुना है। कैस्परिना ट्री से जुड़ी जो मधुर यादें हैं बचपन की, वह तोरू दत्त को विदेश में रहते हुए भी याद आती हैं, और उस पेड़ की चीख, उनकी दुख की आवाज, उनकी चीखें मानो उन्हें सुनाई देती है। इन डिस्टेंट लैंड्स बाय मेनी अ शेल्टर्ड बे, दूर देशों में अनेक सुरक्षित खाड़ियों के पास, व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रेथ। वाटर रेथ का मतलब होता है, वाटर रेथ एक कल्पित जल प्रेत को कहते हैं, जल में वास करने वाली प्रेत है। यह कल्पित है, कहानियों में होती है। कवित्री कह रही हैं जब यह जल प्रेत अपनी गुफा में सो रहा होता है। यह पंक्ति एक शांत और गंभीर वातावरण का चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न करती है। एक रहस्यमय वातावरण का चित्र उत्पन्न करती है जहां समुद्र बिल्कुल शांत और गंभीर होता है। इस पंक्ति का यही महत्व है। एंड द वेव्स जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर, और लहरों ने धीरे से, कोमलता से प्राचीन तट को चूमा, और लहरें धीरे धीरे उस प्राचीन तट को चूमती है। यह बात तोरू दत्त कह रही हैं। तोरू दत्त फ्रांस और इटली जैसे प्राचीन संस्कृतियों वाले तटों की बात यहाँ पर कर रही है, जहां समुद्र की लहरें बहुत कोमलता से किनारों को स्पर्श करती है, छूती है। इसे ही बताने का प्रयास तोरू दत्त ने किया है। ऐसी पंक्तियां एक और जहां कविता के काव्यगत सौंदर्य को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर पाठकों या श्रोताओं के मन में, उनके मन मस्तिष्क में चित्र उत्पन्न करती है, जिससे ये ऐसी फीलिंग्स आती है जैसे हम सब कुछ देख पा रहे हैं, अपने आंखों के सामने सब कुछ हम देख पा रहे हैं। When the earth lay tranced in a dreamless swoon, ले का अर्थ है पड़े रहना, पड़ा हुआ होना,
यहाँ पर, और ट्रांस्ड का अर्थ है मंत्रमुग्ध होना। ड्रीमलेस सून का अर्थ हुआ स्वप्नहीन, अचेत अवस्था, अनकॉन्शियस स्टेट। यहाँ सभी शब्दों के अर्थ जो है, जो जो मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है, वो बाकी स्टैंजर्स की तरह ही यहाँ दे दिया गया है। आपको चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें, चाहे लिख लें, और या चाहे इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो ले का अर्थ क्या है? पड़े रहना। ट्रांस्ड का अर्थ है मंत्र मुग्ध होना, है ना। और ड्रीमलेस सून का अर्थ हुआ स्वप्नहीन। ड्रीमलेस मतलब स्वप्नहीन, बिना स्वप्न के। सून मतलब अचेत अवस्था में, अनकॉन्शियस स्टेट में। जब संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरती बिना किसी स्वप्न के एक अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती है, लेटी रहती है। इस पंक्ति में भी उसी बात पर बल दिया गया है। मतलब चारों तरफ का वातावरण कैसा है उसे ही बताने पर बल दिया गया है। तो यह पंक्ति भी एक तरफ काव्यगत सुंदरता को भी बढ़ा रही है, और साथ में एक चित्र जो है हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न कर दे रही है। में ऐसा फील हो रहा है जैसे हम सब कुछ देख पा रहे हैं। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर, और हर बार जब वह संगीत उठता है या सुनाई पड़ता है, संगीत लहरों के उठने से होने वाली जो आवाज़ है, जो धुन है, उसको कहा जा रहा है। और यहाँ वास्तव में मन में आने वाली जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों के बारे में कहा गया है। तो हर बार जब वह संगीत उठता है उनके सामने, कवित्री के कहने का आशय यह है कि कवित्री की आंखों के सामने जब जब छवि उभरती है, माइन इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइन। माइन इनर विजन रोज, मेरे अंतर्मन की आंखों के सामने एक महान आकृति उभरती है। सबलाइन का मतलब एक महान आकृति उभर जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि यह आकृति किसी सामान्य वृक्ष की नहीं है, बल्कि कवित्री के बचपन की मधुर यादों से जुड़ी हुई उस वृक्ष की है जो उन्हें बेहद प्रिय है। दाई फॉर्म ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम। ओ ट्री मतलब हे वृक्ष, दाई फॉर्म तुम्हारी छवि, तुम्हारी आकृति, और हैप्पी प्राइम का अर्थ हुआ सुखद काल, जो बाल्यकाल, जो बचपन का दिन है, जिसे कवित्री ने उस पेड़ के नीचे खेल कूद कर बिताया, उसे ही कह रही है। उस सुखद काल को वो हैप्पी प्राइम कह रही है। तो रुदत कहती है कि हे वृक्ष, तुम्हारी वह छवि, तुम्हारी वह आकृति, जैसा मैंने तुम्हें अपने सुखद काल में देखा था। कवित्री अपने बचपन की स्मृतियों को याद करती हुई यह कह रही है, आई सॉ दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम। मैंने तुम्हें अपने प्रिय देसी वातावरण में देखा था। यहाँ कवित्री भारत की, अपने देश की बात करती है, जहाँ वह कैसवरना ट्री स्थित है, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है, अटूट हिस्सा रहा है, और जहाँ से उनकी गहरी संवेदनाएं, गहरी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो यह था फोर्थ स्टैंजा कविता का, और आशा करता हूँ कि वह फोर्थ स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके फिफ्थ और आखिरी स्टैंजा जो है उसको समझेंगे। धन्यवाद।